हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 10 संस्कृत की सेमुशी की लेसन नंबर 7 विचित्र साक्षी विचित्र गवाह। आइए लेसन पढ़ते हैं। कश्चन निर्धनो जनः भूरिः परिश्रमः किश्चितः वित्मुत पाचिवातः तेन वितेन स्वपुत्रं कश्चित् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। तदन्वयः तत्रैव छात्रावासः निवसनः अध्ययन संलग्नः सम्भूतम्। एकदा स पितः तनुजस्य रुग्णाम् आकर्षणं व्याकुलो जातः पुत्रः द्रष्टुं च प्रशिस्थः। परं काश्येन पीडितः च बसयानम् विहाय पदातिरेवः प्राचालतः। किसी निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया। उस धन से उसने अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफलता प्राप्त कर ली। उसका पुत्र वही छात्रावास में रहकर अध्ययन करने लगा। एक बार वह पिता अपने पुत्र की बीमारी के विषय में सुनकर व्याकुल हो गया और वह पुत्र को देखने के लिए चल दिया, लेकिन धन की कमी से पीड़ित होने के कारण वह बस यान को छोड़कर पैदल ही चल दिया। यहाँ पे हो सकता है एक गरीब इंसान की स्टोरी होती है। वो बहुत मेहनत करके अपने बच्चे के लिए पैसा जमा करता है और इसको एक अच्छी सी कॉलेज में एडमिशन करवाता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद उनको उनके बच्चे के बीमार होने की खबर मिलती है, तो उससे नहीं रहा जाता और उसको मिलने के लिए वो निकल जाता है। पैसे की कमी होती है, इसलिए वो फिर कोई व्हीकल भी नहीं लेता और चल के वहां जाने का डिसाइड करता है। पदातिक्रमेण संचलां सायं समये प्यशो गतं व्याधः दूरे आशित निषादनकार्यः प्रष्टुनेन विजेन पदेन पदयात्रं न शुभावः। एवं विचार्य सः पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं कश्चित् गृहमस्तुं पागतः। करुणापरोः गृही तस्मै आश्रयः प्राचलत। पैदल चलते हुए सायंकाल तक भी वह अपने गंतव्य स्थान से दूर ही था। रात्रि के अंधकार में के फैलने पर एकांत प्रदेश में पदयात्रा मंगलकारी नहीं है, ऐसा विचार करके वह पास ही स्थित गांव में रात को निवास करने के लिए किसी गृहस्थी के पास गया। करुणा युक्त गृहस्थी ने उसे आश्रय प्रदान किया। ऐसा होता है कि रात शाम तक भी वो चलता है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचता है और फिर वो डिसाइड करता है कि अभी रात में चलने से कोई फायदा नहीं है, तो वो नज़दीक के गांव में वो एक अतिथि के घर पे उनको रिक्वेस्ट करता है। तो वो भी दयालु होता है, तो उनको रिक्वेस्ट मान लेता है और फिर वो वहां पे रुक जाता है। उस दिन होता क्या है वो देखते आइए। विचित्रः देवगतिः तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कञ्चन और गृहाभ्यन्तरमः प्रभस्ति। तत्र निहितमेकं मञ्जूषम् आदाय पलायितं चोरस्य पादध्वनिनः प्रभूतो तिथिः। चोर शङ्काय तन्मधावतः अगृह्णाच्छं परं विचित्रं गतं। चोर एवं उच्चे कौशितुं तुम्हारा बतः चोरोहम इति। तस्य तात्वस्वरेण प्रभूतः ग्रामवासिनः स्वगुहाय निष्क्रमं तत्र गच्छं वह राकमतिमेव च चोरं मत्वा भर्षयतं। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोरः आशितः, तत्त्वमेव रक्षापुरुषं तमः अतीतः चोरदम् इति प्रख्यातः कारागृहे प्राक्षिपता। भाग्य की लीला विचित्र है। उसी रात को घर में कोई चोर घर के अंदर घुसाया और वहां रखी एक छोटी सी संदूक को लेकर चला गया। चोर के पैरों की आवाज से जगा हुआ अतिथि चोर की शंका करता हुआ उसके पीछे दौड़ता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन वह विचित्र घटना घटती होती है। चोर ने ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि यह चोर है, यह चोर है। उसकी ऊंची आवाज से जगे हुए गांव वाले लोग अपने घरों से निकलकर वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मारकर उसे भला बुरा कहने लगे। और यद्यपि गांव का चौकीदार ही चोर था, उसी समय सिपाही ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा कहकर जेल में डाल दिया। उस दिन होता क्या है कि वो वहां पे रुके तो होते हैं जो पापा जो पूरा दिन चलते हुए होते हैं, उनके साथ कुछ अजीब चीज होती है। वो जगे हुए होते हैं, तो उस दिन चोर की एंट्री हो रही है और चोरी करने के लिए आया होता है, तो संदूक उठाकर जा ही रहा होता है। तो उनको डाउट होता है, वो अतिथि को उनके पीछे 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 जाता है और फिर वो चोर है उल्टा, जो चौकीदार है जो एक्चुअल चोर है वो सामने से चिल्लाता है चोर चोर चोर, और जो गांव वाले जग रहे होते हैं वो मान लेते हैं कि जो अतिथि है वही चोर है। और जो सिपाही होता है वो इस अतिथि को पकड़कर जेल में डाल देता है बिना कोई बात की पुष्टि करे हुए, क्योंकि सबूत कुछ होता नहीं है
और वो वही गांव का चौकीदार चोर ही होता है। अग्रिम दिने च आरक्षिः चोरः अभियोगेः तं न्यायालयं नीतवान्। न्यायाधीशः बंकिमचन्द्रः उभयं पृथक् पृथक् विवरणं श्रुतवान्। सर्वे वृत्तं वगन्तं सः तं निर्दोषं मन्यतः आरक्ष्यं च दोषभाजनं, किन्तु प्रमाणाभावतः च निर्णयेषु न शक्नोषि तदोषो तो अग्रिमदिने उपस्थातुम् आदिष्टवान्। अन्येषु तो न्यायालयः स्वस्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तः। तदेव कश्चित् तत्रस्य कर्मचारिः समागन्तं न्यवेदयत् यतः इदं कौशलद्वयान्तराले कश्चित् चयनं किमपि तस्य मृतशरीरः राजमार्गं निकषा वर्तते आदिदिशायां कि करणीयमिति न्यायाधीशम् आरक्षणम् अभियुक्तं च त्वं सव न्यायालये आनेमायुः दृष्टवान्। अगले दिन ही वह सैनिक चोरी के आरोप में उस अतिथि को न्यायालय ले गया। न्यायालय में बंकिम चंद्र ने दोनों से अलग अलग विवरण को सुना। संपूर्ण वृत्तांत जानकर उसने उस अतिथि को निर्दोष माना और रक्षा पुरुष को दोषी, लेकिन प्रमाण सबूत के अभाव से मैं वह निर्णय करने में समर्थ नहीं हुआ। उसके बाद उसने दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष पुनः स्थापित किया। उसी समय वही कि किसी कर्मचारी ने आकर प्रार्थना की कि यहाँ से 2 कोस के मध्य किसी व्यक्ति को किसी ने मार दिया गया है, उसका मृत शरीर पर सड़क पे पड़ा है, तो आदेश दीजिए क्या किया जाए। न्यायाधीश ने रक्षक पुरुष और अभियुक्त को उस शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। अभी ये दूसरे दिन जो सैनिक थे उन्होंने वो अतिथि को दरबार में प्रेजेंट किया। तो बंकिम चंद्र जो थे वो उस टाइम पे न्यायाधीश थे। उन्होंने दोनों की स्टोरी अलग अलग सेपरेटली सुनी। उनको पता पड़ी यह स्टोरी सुन के ही कि ये जो चौकीदार है जो झूठ बोल रहा है वही चोर है, लेकिन उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, कोई पुरावा नहीं था कि वही झूठ बोल रहा है वही चोर है कि वो साबित कर पाए। दूसरे दिन वापस उनको बुलाया, वापस सुना, लेकिन फिर भी कोई कंक्लूजन नहीं आया। फिर दरबार में से एक जन ने बोला कि यहाँ पे 2 कोस दूर ना किसी का मर्डर हो गया है और उसकी बॉडी ना जमीन पे पड़ी हुई है ऐसे ही। तो न्यायाधीश को एक आइडिया आई। उन्होंने वो बॉडी को लाने के लिए इन दोनों को, जो चपरासी था मतलब ये जो चौकीदार था वो और अतिथि था, उनको ये काम सौंपा कि तुम ये लेके आओ। उसके पीछे एक मोरल है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले आगे पढ़ते हैं। आदेश प्राप्त उभोः प्राचलदामः तत्रोपेत्यः काष्ठपटलः निहितं पटाञ्छादितमः देहः स्कन्देन वहन्तो न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्तिष्ठतो। आरक्षी सुपुष्टदेहम् आशितः अभियुक्तस्य अतीव कृशकायः भारवन्तः शवस्य स्कन्देन वहं तत्कृते दुष्कर्माशितः। सः भारवेदन्तायाः क्रदन्ति स्म। तस्य क्रदन्तः निस्मयः मुदितः आरक्षिः तमुचुवाचः, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया मम चोरितायाः मञ्जूषायाः ग्रहणं वारितम्। इदानीं निष्कृत्यस्य फलमः भुक्ष्वः। अस्मिन् चौर्याभियोगः त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डः लप्स्यसि इति प्रोच्य उच्चः असह्यः। यथा कश्चिदः उभोः शवमानीय एकस्मिन् चत्वरः स्थापितवन्तौ। आदेश को प्राप्त करके दोनों चल दिए। वहां पास जाकर लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए वह कपड़े से ढके हुए शरीर को अपने कंधे पर उठाते हुए दोनों न्यायालय की ओर प्रस्थान किया। रक्षक पुरुष मजबूत शरीर वाला था और अभियुक्त कमजोर शरीर वाला था। अत्यधिक भारी शव को कंधे पर उठाकर उसके लिए बड़ा कठिन कार्य था। वह भार की पीड़ा से रो रहा था। उसने रोने की आवाज सुनकर प्रसन्न रक्षक पुरुष बोला, अरे दुष्ट, उस दिन तुमने मुझे चोरी की संदूक को लेने से रोका था ना, अब अपने लिए अपने किए गए कर्म का फल भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 वर्ष कारावास का दंड प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर वह जोर से हंसने लगा और जिस किसी प्रकार से दोनों ने शव लाकर एक चौराहे पर रख लिया। अभी न्यायाधीश ने जो हुक्म दिया था वो तो दोनों को फॉलो करना ही पड़ेगा। वहां पे पहुंचे तो जो लाश थी वो कपड़े में ऐसे पूरी लपटी हुई थी। दोनों ने उठाया,
अभी जो चौकीदार था हमारा, वो तो बड़ा एकदम रक्षक, जो बोलते रक्षक पुरुष, वो तो एकदम हष्ट पुष्ट था, उसने आराम से उठा दिया। लेकिन जो हमारे अतिथि थे वो थोड़े दुबले पतले थे, तो उनको ना वो बॉडी उठाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उनसे वो उनको रोना आ गया। तो रोना देखकर जो हमारे चौकीदार थे, जो रक्षक पुरुष थे, वो जोर जोर से हंसने लगे कि ये तुम्हारी ही कर्मों का फल है कि तुमने मुझे उस दिन संदूक ले जाने से रोका था ना, अभी तुम ना 3 साल की कारावास भोगोगे, देखना। वैसे करके वो जैसे तैसे करके दोनों वो न्यायालय तक वो लाश को पहुंचाने में सक्सेसफुल होते हैं। अभी आगे देखते हैं। न्यायाधीशिनः पुनस्तुः घटनाः विषय वक्तुम् आदिश्यतो आरक्षणं निष्पक्षं प्रस्तुतवतीः आश्चर्यं गतं च सवः प्रभारकं पश्यायः न्यायाधीशं भिवातः निवेदितं मान्यम् इति नारक्षिण अध्वनिं यदुक्तं तदह वर्णयामिह त्वया अहं चोरितायाः मञ्जूषायां ग्रहणात् वारितः अतः निष्कृत्यस्थः फलमः भुक्षवः अस्मिन् वचोर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यते इति न्यायाधीशः आरक्षिणः कारादण्डमः दिशं तं जनः सम्मानं मुक्तवान्। अतः एवोच्यते दुष्कराणां कर्माणिः मतिवैभवशालिनः नीतियुक्तं संलम्बयं लीलयेवः प्रकुर्वते। न्यायाधीश ने पुनः उन दोनों से घटना के विषय में बोलने को कहा। रक्षक पुरुष द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने समय आश्चर्यजनक घटना घटित हुई कि शव के दुपट्टे आदि वस्त्रों को हटाकर न्यायाधीश का अभिवादन करने के निवेदन किया। हे मान्यवर, इस रक्षक पुरुष के द्वारा मार्ग में जो कहा गया है उसका वर्णन करता हूँ। तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की गई संदूक लेने से रोका गया था, अतः अब अपने कर्म का फल भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्षों के कारावास का दंड प्राप्त करोगे। न्यायाधीश ने रक्षक पुरुष के लिए कारावास के दंड का आदेश देकर उस व्यक्ति को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया। इस तरह इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि से वैभवशाली और नीतिपूर्वक युक्ति का आश्रय लेकर अत्यंत कठिन कार्य भी खेल खेल में ही कर देते हैं। जब न्यायाधीश के पास ये दोनों पहुंचे तो रक्षक ने बोला कि अभिषेक, तो तुम्हारा पक्ष वापस बताओ। तो थोड़ी देर में जो लाश होती है वो अपने आप से कपड़े हटाकर खड़ी होती है और वो बोलती है कि मैंने रास्ते में क्या सुना। तो रास्ते में सुना कि यही बोल रहा था कि संदूक तुमने ले जाने से मेरे को मना किया, तो अभी तुम्हारे कर्म के फल की वजह से तुम्हें 3 वर्ष की जेल हो जाएगी। और न्यायाधीश को पता पड़ जाता है कि जो रक्षक पुरुष है, जो चौकीदारी है, वही रियल गुनहगार है। और फिर जो अतिथि होते हैं उन्हें मान सम्मान के साथ उनको वापस बाइज्जत बलि कर दिया जाता है। इसीलिए कहा गया है लास्ट में श्लोक में कि अगर थोड़ी बुद्धि से काम लो, नीतिपूर्वक काम लो, तो बहुत ही मुश्किल से मुश्किल काम है ना, वो खेल खेल में आप खत्म कर सकते हो। मतलब आपकी बुद्धि चलनी चाहिए। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।